नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज हब के एक और करंट अफेयर्स के स्पेशल एपिसोड में। ठीक है, तो आज हम कवर करने जा रहे हैं 27 अप्रैल से 3 मई तक के साप्ताहिक करंट अफेयर्स, वो भी एकदम संक्षिप्त, सटीक और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से। ठीक है, अगर आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं इस हफ्ते के टॉप करंट अफेयर्स के। ठीक है, तो इस हफ्ते का जो टॉप करंट अफेयर्स है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है जो कि 3 मई का है, उसके बारे में हम जानेंगे। फिर भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे पर पहली बार दिन रात लैंडिंग का अभ्यास किया है। ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक्स हमारा है जो कि 3 मई का है, मतलब 3 मई से 27 अप्रैल ऐसे उल्टा चल रहा है। ठीक है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो 3 मई का जो हुआ है वो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। ठीक है, तो प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ाने की बढ़ावा देने, इसकी वैश्विक स्थिति का मूल्यांकन करने और मीडिया की स्वतंत्रता का समर्थन करने के लिए 3 मई 2025 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसका विषय क्या रहता है? तो 2025 का जो विषय है वो है बहादुर नई दुनिया में रिपोर्टिंग, प्रेस की स्वतंत्रता और मीडिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव। यह पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की बढ़ती भूमिका पर जोर देता है, जो कि समाचार एकत्र करने, उत्पादन करने और साझा करने के तरीके को बदल रहा है। ठीक है, मीडिया की स्वतंत्रता के अनुसार अवसर और चुनौतियों दोनों प्रदान करता है। 1991 में यानी कि 1991 में अफ्रीकी पत्रकारों द्वारा विंडहूक घोषणा के बाद 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिन की घोषणा की गई थी, जिसमें मीडिया की बहुलता और स्वतंत्रता की वकालत की गई थी। ठीक है, उसके बाद हमारा 3 मई को सेम डे आता है, लाइक भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे पर यानी कि गंगा एक्सप्रेसवे पर पहली बार दिन रात लैंडिंग का अभ्यास किया था। ठीक है, जो गंगा एक्सप्रेसवे बना है यूपी में, उसमें उन्होंने दिन रात लैंडिंग का अभ्यास किया था। तो भारतीय वायुसेना ने 2 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जो गंगा एक्सप्रेसवे है उस पर एक प्रमुख फ्लाई पास्ट और लैंडिंग अभ्यास के साथ अपनी परिचालन तत्परता का प्रदर्शन किया। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर आयोजित इस अभ्यास में राफेल, जगुआर और मिराज जेट शामिल थे, जिन्होंने युद्धकालीन या आपातकालीन रनवे के रूप में एक्सप्रेसवे की क्षमता का परीक्षण किया था। शाहजहांपुर हवाई पट्टी भारत की पहली ऐसी हवाई पट्टी है जो दिन और रात दोनों समय लड़ाकू विमानों की लैंडिंग का समर्थन करती है, जिससे यह रक्षा के लिए एक रणनीतिक संपत्ति बन जाती है। यह कार्यक्रम 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है, जो कि दिन और रात, जिसमें 7 बजे से रात 10 बजे तक अभ्यास सहित कम फ्लाइट पास्ट, टेक ऑफ और लैंडिंग शामिल है। 250 सीसीटीवी कैमरे लगाकर सुरक्षा को मजबूत किया गया और भारतीय वायुसेना ने यूपीआईडीएआई के साथ समन्वय में साइट का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। यह पहली बार है जब किसी भारतीय एक्सप्रेसवे को रात्रि लैंडिंग के लिए सुसज्जित किया गया है, जिसमें भारतीय वायुसेना जो है उनकी 24 घंटे परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। ठीक है, अब सेम डे है, 3 मई का जो है इंडियाज एक्सपोर्ट, जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट हो रहा है, निर्यात हो रहा है, वह रिकॉर्ड 824.9 बिलियन यानी कि 824.9 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है, जिसका श्रेय जाता है मजबूत सेवा वृद्धि को। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार से यानी कि आरबीआई के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का कुल निर्यात रिकॉर्ड 824.9 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, लेकिन जो इसके पिछले वर्ष था वो था 778.1 बिलियन डॉलर, जिससे कि 6.01% की वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यह वृद्धि मुख्य रूप से सेवा निर्यात द्वारा संचालित थी, जो कि 13.6% बढ़कर 387.5 बिलियन डॉलर हो गई है। अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है, एक तरह से बोल सकते हैं कि यह डेवलप्ड इंडिया यानी कि विकसित भारत का ये एक उदाहरण बन सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि निर्यात जो हो रहा था, क्योंकि निर्यात से क्या होता है कि बाहर से पैसा आप घर ला रहे हो, अपना सामान आप किसी दूसरे देश में बेच रहे हो, तो वो होता है निर्यात। आयात होता है कि किसी दूसरे देश का सामान आप अपने इंडिया में ला रहे हो। निर्यात होता है कि आप अपने देश का सामान आप दूसरे देश में बेच रहे हो और वहाँ से जो डॉलर है या फिर जो भी अलग अलग कंट्री का जो मुद्रा है वो आप अपने घर में ला रहे हो। ठीक है, तो ये होता है निर्यात। यानी कि निर्यात में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, यानी कि टोटल आप देख सो पिछले साल जो था 778 यानी 778 था और अभी 824 हो गया है, यानी कि 6% का वृद्धि हुआ है। यानी कि बढ़ते भारत का ये एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है,
वर्ष के लिए व्यापारिक निर्यात 437.4 बिलियन डॉलर रहा, जबकि गैर पेट्रोलियम निर्यात बढ़कर 374.08 बिलियन डॉलर हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6% की वृद्धि को दर्शाता है। यह संख्याएं वाणिज्य मंत्रालय के पहले के अनुमान 820.93 बिलियन डॉलर से अधिक है, जिसे सेवा क्षेत्र में अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन से बढ़ावा मिला है। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि नमो भारत ट्रेन का दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर पर मोदीपुरम तक अंतिम ट्रायल रन शुरू हुआ है। ठीक है। यानी कि NCRTC ने 1 मई 2025 को दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के अंतिम खंड पर नमो भारत ट्रेन का ट्रायल रन जो है शुरू किया है। ठीक है। जो कि अंतिम स्टेशन मोदीपुरम तक पहुंचा। यह मेरठ के भूमिगत खंड के माध्यम से पहला ट्रायल रन था, जो कि हाई स्पीड रेल के माध्यम से मध्य मेरठ को दिल्ली से जोड़ने में एक प्रमुख मील का पत्थर था। ठीक है। इससे पहले परीक्षण केवल न्यू अशोकनगर, सराय काले खां और मेरठ साउथ शताब्दी नगर के बीच वर्तमान में संचालित खंड के दोनों ओर किए गए थे। ठीक है। न्यू अशोकनगर से मोदीपुरम तक पूरे खंड पर सिविल कार्य, विद्युतीकरण, ट्रैक बिछाने और सिग्नलिंग का पूरा काम हो चुका है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि बैडमिंटन उत्कृष्टता के लिए चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी को खेल रत्न 2023 मिला है। ठीक है। 1 मई 2025 को मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि मंत्री ने उनके समर्पण और अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों की प्रशंसा की और कहा कि यह पुरस्कार ये जो पुरस्कार दिया गया है उनको, यह उनके असाधारण प्रदर्शन और कड़ी मेहनत का सम्मान है। ठीक है। प्रसिद्ध बैडमिंटन जोड़ी 2023 में BWF रैंकिंग में विश्व नंबर 1 यानी वर्ल्ड नंबर 1 पर पहुंच गई और हांगजो में एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता। ठीक है। हालांकि 2023 में खेल रत्न के लिए चुने जाने के बावजूद उन्होंने टूर्नामेंट प्रतिबद्धताओं के कारण समारोह को स्थगित कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि अरविंद श्रीवास्तव को राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है। यानी कर्नाटक कैडर के 1994 बैच के IAS अधिकारी अरविंद श्रीवास्तव को 1 मई 2025 यानी कि 1 मई 2025 से वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है। उनकी नियुक्ति को 18 अप्रैल 2025 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दे दी थी। श्रीवास्तव आर्थिक मामलों और लोक प्रशासन में व्यापक अनुभव रखते हैं। उन्होंने पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव और बाद में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य किया है और वित्त मंत्रालय में बजट प्रभाग में संयुक्त सचिव सहित प्रमुख भूमिकाएं निभाई उन्होंने। तो उनके अंतर्राष्ट्रीय अनुभव में एशियाई विकास बैंक में विकास अधिकारी के रूप में काम करना शामिल है। कर्नाटक में उन्होंने वित्त और शहरी विकास विभागों में सचिव और शहरी अवसंरचना विकास एवं वित्त निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया उन्होंने। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा जो कि 2 मई को यानी कि 1 मई को हमारा लेबर डे जो मनता है। ठीक है। हर साल 1 मई को मनाया जाने वाला मजदूर दिवस श्रमिकों के योगदान और श्रमिक आंदोलन का सम्मान करता है। विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त यह रैलियों और कार्यक्रमों द्वारा चिन्हित किया जाता है, जिसमें श्रमिक वर्ग के लचीलेपन का जश्न मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि वर्ष 2025 का श्रम दिवस का क्या थीम था। तो थीम ये था कि कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य, AI और डिजिटलीकरण की भूमिका। यह थीम कार्यस्थल की सुरक्षा और उत्पादकता पर AI और डिजिटल उपकरणों के प्रभाव पर जोर देती है। साथ ही डिजिटल युग में श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा का आग्रह करती है। ठीक है। वैश्विक संदर्भ में क्या क्या था, तो अमेरिकी श्रम आंदोलन 19वीं सदी के विरोध में प्रदर्शनों ने 8 घंटे के कार्य दिवस को जन्म दिया, जो कि श्रमिक अधिकारों में एक मील का पत्थर है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने 1919 में गठित है। यानी कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है उसका जो संगठन हुआ था, उसका जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था 1919 में गठित हुआ था, जो कि इसका जो मेन मुख्यालय है वो जिनेवा में है। 187 सदस्य देशों के साथ यह वैश्विक श्रम मानक निर्धारित करता है और सभ्य कार्य को बढ़ावा देता है। यानी कि इसमें टोटल जो कितने देश शामिल हैं, तो 187 जो कंट्री है ये इसमें शामिल है। ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने उत्तरी सेना की कमान के नए कमांडर इन चीफ का पदभार संभाला है।
यानी 1 मई को ही जो लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा है उन्होंने उधमपुर स्थित उत्तरी सेना कमान के नए कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला। वे लेफ्टिनेंट जनरल एमबी सुचेंद्र कुमार के 15 महीने के कार्यकाल के बाद उनके उत्तराधिकारी होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुचेंद्र कुमार 30 साल से अधिक की विशिष्ट सेवा के बाद आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा 3 दशकों के कैरियर वाले पैदल सेना अधिकारी पवन, मेघदूत, रक्षक और पराक्रम जैसे प्रमुख अभियानों में शामिल रहे हैं। ठीक है, उन्होंने नई दिल्ली में सेना मुख्यालय में सैन्य संचालन महानिदेशक, सैन्य सचिव शाखा और सूचना युद्ध महानिदेशक सहित महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है पॉइंट आता है कि भारतीय धावकों में लाइक जो इंडियन जो रनर हैं उन्होंने पुरुष की 4 मीटर की यानी कि 100 मीटर की 4x100 मीटर रिले में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है जो कि 38.69 सेकेंड का है जो उन्होंने समय लिया है। ठीक है, 30 अप्रैल 2025 को चंडीगढ़ में आयोजित दूसरे भारतीय ओपन रिले प्रतियोगिता में जो भारतीय धावक है यानी कि गुरिंदर वीर सिंह, अनिमेश कुजूर, मणिकांत होबलीधर और अमलान बोरगोहेन, उन्होंने पुरुषों की 4x100 मीटर रिले में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, उन्होंने 38 पॉइंट यानी 38.69 सेकेंड का समय लिया, ठीक है, निकाला, जो कि दिल्ली में 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान बनाए गए 38.89 सेकेंड के पिछले रिकॉर्ड से आगे निकल गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, अमेरिका ने दुर्लभ खनिज तक पहुंच के लिए यूक्रेन के साथ आर्थिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किया है। यानी कि 30 अप्रैल 2025 को यूएसए ने यूक्रेन के साथ एक आर्थिक साझेदारी समझौते पे उन्होंने साइन किया है, घोषणा किया है, जिसके तहत वाशिंगटन यानी कि वाशिंगटन को यूक्रेन के दुर्लभ खनिजों तक तरजीही पहुंच प्रदान की गई है। बदले में एक संयुक्त पुनर्निर्माण निवेश कोष बनाया जाएगा। इस कोष को यूक्रेन द्वारा जारी किए गए नए प्राकृतिक संसाधन परमिट से होने वाले मुनाफे और रॉयल्टी का 50% प्राप्त होगा। हालांकि अमेरिका को यूक्रेन की खनिज संपदा या गैस अवसंरचना का स्वामित्व नहीं मिलेगा। यह 14 महीनों की बातचीत के बाद हुआ है और फरवरी में ओवल ऑफिस की बैठक के दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच तीखी नोकझोंक के कारण पहले इसमें देरी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, सरकार आगामी जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करेगी। यानी कि सरकार जो नेक्स्ट जनगणना होने वाला है उसमें जो है जाति जनगणना को भी शामिल किया जाएगा। तो 30 अप्रैल 2025 को जो केंद्र सरकार ने घोषणा की कि आगामी जनगणना में जाति जनगणना को भी शामिल किया जाएगा। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कुछ राज्यों ने जाति आधारित सर्वेक्षण किए हैं, लेकिन जनगणना अनुच्छेद 246 के तहत एक संघ का विषय है और इसे संचालित करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, तो वैष्णव ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में नए फैसले का उद्देश्य पारदर्शिता लाना और राजनीतिकरण से बचना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इससे सामाजिक और आर्थिक ढांचे को मजबूती मिलेगी। उन्होंने मोदी सरकार के 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पिछले कदम को सामाजिक न्याय की दिशा में एक कदम बताया। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कि 30 अप्रैल 2025 यानी कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा का विमोचन किया गया। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने 30 अप्रैल 2025 को डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा नामक एक नई पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक श्रीनिवास रामानुजन के जीवन पर प्रकाश डालती है, जिसमें तमिलनाडु के इरोड से लेकर संख्या सिद्धांत, अनंत श्रृंखला और निरंतर अंशों में अग्रणी बनने तक की उनकी यात्रा का वर्णन है। न्यूनतम औपचारिक प्रशिक्षण के बावजूद रामानुजन का काम अभी भी आधुनिक गणित को प्रभावित करता है। यह पुस्तक उनके जुनून और दृढ़ता को श्रद्धांजलि भी देता है, जिसका जो उद्देश्य है भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करना। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय अभिलेखागार ने ऐतिहासिक अभिलेखों के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म अभिलेख पटल संस्करण 3.0 लॉन्च किया और घोषणा की कि इसे ISO प्रमाणन प्राप्त हुआ है, जो अभिलेखीय उत्कृष्टता और पहुंच के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि न्यायमूर्ति BR गवई भारत के 52वें यानी कि 52nd मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, न्यायमूर्ति BR गवई को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि 14 मई 2025 से प्रभावी होंगे। ठीक है, यानी कि 14 मई 2025 से ये प्रभावी होंगे। यह जो नियुक्ति है
वर्तमान सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना अभी वर्तमान में थे, उन्होंने 23 मई को सेवानिवृत्त होने के बाद होगी। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा नियुक्ति की पुष्टि की गई। न्यायमूर्ति गवई 6 महीने से अधिक समय तक पद पर रहेंगे और 23 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। तो 2003 से बॉम्बे हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के बाद उन्होंने मई 2019 में सर्वोच्च न्यायालय के पदोन्नत किया था। अपने न्यायिक करियर से पहले उन्होंने संवैधानिक और प्रशासनिक कानून का अभ्यास किया और बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच में सरकारी वकील और लोक अभियोजक सहित विभिन्न कानूनी पदों पर उन्होंने कार्य किया है। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है क्रिकेट को बरकरार रखा गया। एमएमए की शुरुआत जापान में 2026 में होने वाले एशियाई खेलों में होगी। क्रिकेट 2026 एशियाई खेलों में वापसी करेगा, जबकि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान के एची और नागोया में होने वाले इस आयोजन में पदार्पण करेगा। 2010 में ग्वांगझू में अपनी शुरुआत के बाद से यह खेलों में क्रिकेट की चौथी उपस्थिति होगी। हालांकि शुरुआती संस्करण में अंतर्राष्ट्रीय दर्जा नहीं था, लेकिन आईसीसी ने एशियाई खेलों 2023 में मैचों का पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया, एक अभ्यास जो 2026 में जारी रहने की उम्मीद है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लिबरल पार्टी की 2025 के चुनाव में जीत के बाद मार्क कार्नी कनाडा के प्रधानमंत्री बनेंगे। नेक्स्ट इसमें क्या पॉइंट कर रहा है कि 2025 के आम चुनाव में लिबरल पार्टी द्वारा 169 सीटें यानी कि 169 सीटें जीतने के बाद मार्क कार्नी जो है कनाडा के प्रधानमंत्री बन गए हैं, जिससे 343 सदस्यीय हाउस ऑफ कॉमन्स में अल्पमत सरकार बनी है। बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड के पूर्व गवर्नर कार्नी ने अपने आर्थिक पृष्ठभूमि का उपयोग अमेरिकी व्यापार तनाव और विलय के खतरों जैसे प्रमुख मुद्दों से निपटने के लिए किया है। उनके अभियान ने लिबरल पार्टी की स्थिति को पुनर्जीवित किया, एकता और लचीलेपन पर ध्यान केंद्रित किया और जस्टिन ट्रूडो के तहत तनावपूर्ण संबंधों के बाद विशेष रूप से भारत के साथ विदेशी संबंधों को फिर से स्थापित करने की उम्मीद है। घरेलू स्तर पर कार्नी को अब आवास, मुद्रास्फीति और अल्पसंख्यक शासन चुनौतियों का समाधान करना होगा। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में टोटल कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिया है। तो टोटल 71 हस्तियों को जो है पद्म पुरस्कार प्रोवाइड किया उन्होंने। ठीक है, जिसमें कि उन्होंने पुरस्कारों में 4 पद्म विभूषण दिया है, उन्होंने 10 पद्म भूषण दिया है और 57 यानी कि 57 पद्मश्री प्राप्तकर्ता शामिल थे। ठीक है, पद्म विभूषण जो पुरस्कार है उसमें जो प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं वो है डी नागेश्वर रेड्डी। उसके बाद है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जो कि कला के क्षेत्र में है। नागेश्वर रेड्डी को चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है और एमटी वासुदेवन नायर को मरणोपरांत मिला है। ओसामू सुजुकी को भी मरणोपरांत इनको प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रमुख पद्म विभूषण यानी कि पद्म भूषण पाए जाने वाले कौन कौन से विजेता हैं। तो नंदमुरी बालकृष्ण सिनेमा से रिलेटेड हैं, शेखर कपूर सिनेमा से हैं, श्रीजेश पीआर हैं जो कि खेल हॉकी से रिलेटेड हैं, सुशील कुमार मोदी जिनको कि मरणोपरांत सार्वजनिक मामले से के लिए इनको जो है प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, उल्लेखनीय पद्मश्री पुरस्कार विजेता कौन है। रविचंद्रन अश्विन है जो कि क्रिकेट से संबंधित है, अरुंधति भट्टाचार्य जो कि सार्वजनिक मामले जनधन योजना के विस्तार के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं स्टीफन नैप जो कि साहित्य और शिक्षा के लिए इनको दिया गया है, रोनू मजुमदार को कला संगीत के लिए दिया गया है, डॉक्टर केक ओमान कुट्टी अम्मा को दिया गया है जो कि कला के क्षेत्र में दिया गया है कर्नाटक संगीत से। ठीक है, इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। शाह और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शामिल रहे इसमें। ठीक है, पद्म पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल और सिविल जैसे सेवा क्षेत्रों में उपलब्धियों का सम्मान करते हैं। यानी कि पद्म पुरस्कार जो है कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल और सिविल जैसे सेवा जैसे क्षेत्रों में उपलब्धियों का सम्मान करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी जो कि बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने आईपीएल में एक बहुत ही पूरा एक तरह से बोला जाए तो एक रिकॉर्ड उन्होंने हासिल किया, रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने, जो कि 28 अप्रैल 2025 को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आईपीएल T20 मैच हो रहा था, जो कि राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से हरा दिया।
210 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने मात्र 15.5 ओवर में 212 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने ऐतिहासिक सदा जो कि 38 गेंदों पर 101 रन जोड़ा और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वो 14 साल और 32 दिन की उम्र में आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र के शतकवीर बन गए हैं। उन्होंने मनीष पांडे, ऋषभ पंत और देवदत्त पडिक्कल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। उनका शतक आईपीएल इतिहास में क्रिस गेल के बाद दूसरा सबसे तेज और ईशु पठान के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए किसी भारतीय द्वारा बनाया गया है सबसे तेज शतक भी था। यशस्वी जायसवाल ने भी नवाद 70 रनों का योगदान दिया। इससे पहले गुजरात टाइटंस ने बल्लेबाजी करते हुए 209 रन का उन्होंने स्कोर बनाया था 4 विकेट के नुकसान पे। सुमन गिल ने सबसे ज़्यादा 84 रन बनाए, जबकि जोस बटलर ने नवाद 50 रन और साई सुदर्शन ने 39 रन बनाए। ठीक है, राजस्थान के लिए महेश धिचाना ने 2 विकेट लिए, जबकि जोफ्रा आर्चर और संदीप शर्मा ने एक एक विकेट लिया था। गुजरात के लिए प्रसिद्ध कृष्णा और राशिद खान ने एक एक विकेट लिया था। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, प्रस्ताव पारित किया। 28 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर विधानसभा ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी द्वारा पेश किए गए इस सत्र की शुरुआत पीड़ितों के सम्मान में 2 मिनट के मौन के साथ शुरू हुई थी। ठीक है, प्रस्ताव में यह कहा गया कि यह जो हमला है वह कश्मीरियत संविधान और क्षेत्र में एकता, शांति और सद्भाव की भावना पर हमला हुआ है। इसमें शहीद सैयद आदिल हुसैन शाह को भी सम्मानित किया गया, जो कि एक टट्टू सवारी संचालक थे और पर्यटकों को बचाने की कोशिश करते हुए शहीद हो गए। विधानसभा ने हमले के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के द्वारा दिखाए गए लचीलेपन और एकता की प्रशंसा की और 23 अप्रैल को सुरक्षा और कैबिनेट समिति की बैठक के बाद घोषित केंद्र के कूटनीतिक उपायों के लिए समर्थन व्यक्त किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा भारत ने नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए 26 राफेल मरीन जेट के लिए फ्रांस के साथ 63,000 करोड़ रुपए का सौदा किया है। भारत और फ्रांस ने 28 अप्रैल 2025 को 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों को अधिग्रहण के लिए 63,000 करोड़ रुपए के रक्षा समझौते के साथ हस्ताक्षर किया है। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने मंजूरी के बाद नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय में इस सौदे पर हस्ताक्षर किया है। फ्रांस का प्रतिनिधित्व भारत में उसके राजदूत ने किया और रक्षा सचिव समेत यानी कि राजेश कुमार सिंह के साथ भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। दोनों रक्षा मंत्रियों ने दूर से भाग लिया, जबकि फ्रांसीसी मंत्री ने व्यक्तित्व कारणों से व्यक्तिगत दौरा रद्द कर दिया। व्यक्तिगत कारणों से, ठीक है, यानी कि पर्सनल रीजन था कुछ, इसलिए उन्होंने अपना जो दौरा था वो रद्द कर दिया था। भारतीय नौसेना को अपने पुराने हो चुके मिग 29 बेड़े को बदलने के लिए एक नए वाहक जनित लड़ाकू विमानों की तत्काल आवश्यकता है। राफेल मरीन विमान को भारत के स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर तैनात किया गया है। ठीक है, अनुबंध में 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर राफेल एमजेट शामिल है, जिन्हें जो है भारतीय जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। साथ ही रख रखाव, सहायता, रसद, प्रशिक्षण और स्वदेशी घटक निर्माण भी शामिल है। राफेल एमजेट आईएनएस विक्रांत पर मिग 29 के साथ काम करेंगे, जिससे नौसेना की क्षमता बढ़ेगी। भारतीय वायुसेना पहले से ही 36 राफेल विमानों का संचालन कर रही है और इस सौदे के साथ भारत के राफेल बेड़ों की संख्या 62 हो जाएगी, जिससे इसकी 4.5 पीढ़ी की लड़ाकू जेट ताकत और मजबूत हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आईएनएस सुनैना ने संयुक्त ईडीजेड निगरानी के दौरान मॉरिशस के साथ समुद्री संबंधों को मजबूत किया है। रक्षा मंत्रालय ने घोषणा किया कि भारतीय नौसेना का जहाज सुनैना मॉरिशस के राष्ट्रीय तटरक्षक बल यानी कि एनसीजी के साथ संयुक्त अनन्य आर्थिक क्षेत्र निगरानी के चरण को पूरा करने के बाद 26 अप्रैल 2025 को मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा है। यह यात्रा दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर में देशों के साथ क्षेत्रीय समुद्री सहयोग और क्षमता निर्माण को मजबूत करती है। 5 अप्रैल को कारावार से रवाना हुए आईएनएस सुनैना जो मॉरिशस के अधिकारियों और नाविकों सहित 9 हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के 44 नौसैनिकों को लेकर रवाना हुआ है। जहाज और उसके बहुराष्ट्रीय चालक दल का मॉरिशस के वरिष्ठ अधिकारियों और भारतीय उच्चायोग द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। 2 दिवसीय बंदरगाह यात्रा के दौरान यानी कि गतिविधियों में आधिकारिक बैठकें, स्क्वाड्रन ड्रायल यानी कि स्क्वाड्रन दौरे, संयुक्त योग सत्र, ट्रैकिंग और मैत्रीपूर्ण खेल आयोजन शामिल है। जहाज आम आगंतुकों के लिए भी खुला रहेगा। मॉरिशस के बाद आईएनएस सुनैना संयुक्त ईडीजेड निगरानी की चरण की शुरुआत करेगा और फिर से सेल्स के लिए रवाना होगा। आईएनएस सुनैना एक सरयू श्रेणी का नौसेना अपतटीय गश्ती पोत है,
जो कि समुद्री डकैती रोधी, समुद्री निगरानी और मानवीय मिशनों के लिए सुसज्जित है तथा इसमें उन्नत हथियार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और हेलीकॉप्टर सहायता भी उपलब्ध है। नेक्स्ट हमारा आता है 28 अप्रैल को भारत ने 17 करोड़ से अधिक लोगों को अत्यधिक गरीबी से निकाला है। विश्व बैंक रिपोर्ट ने ये जो है उन्होंने शामिल किया, विश्व बैंक रिपोर्ट ने ये भेजा है। ठीक है, तो विश्व बैंक की स्प्रिंग 2024 गरीबी और समानता रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले 10 वर्षों में 17.1 करोड़ से अधिक लोगों को अत्यधिक गरीबी से सफलतापूर्वक बाहर निकाला है। उसमें 5 राज्य शामिल हैं, जो कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और एमपी ने गरीबी में कमी का 2/3 हिस्सा लिया है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी 2011-12 में 18% से घटकर 22-23 में 2.8% हो गई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में इसी अवधि के दौरान यह 10.7% से घटकर 1.1% हो गई है। रिपोर्ट में 2021-22 से सकारात्मक रोजगार वृद्धि और स्वरोजगार में वृद्धि, विशेष रूप से ग्रामीण श्रमिकों और महिलाओं के बीच आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देने पर भी प्रकाश डाला गया है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है भारत ने रिकॉर्ड पदकों के साथ एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 पर अपना दबदबा कायम किया है। भारत ने एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 27 अप्रैल 2025 को दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में रिकॉर्ड 83 स्वर्ण पदक यानी 83 गोल्ड मेडल हासिल किया और पद तालिका में शीर्ष स्थान पर हासिल किया। भारत ने कुल 87 पदक जीता है, जिसमें कि 83 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता, जो कि जापान से काफ़ी आगे रहा, जिसने 3 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य पदक जीते थे उन्होंने। मंगोलिया, ओमान और नेपाल ने शीर्ष 5 में जगह बनाई। अन्य मजबूत प्रदर्शन करने वालों में उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, कजाकिस्तान और भूटान शामिल थे, जो पूरे एशिया में योगासन की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है। चैंपियनशिप में 21 से अधिक देशों ने भाग लिया और एक भव्य समापन समारोह के साथ समाप्त हुआ, जिसमें कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और एशियाई और विश्व योगासन महासंघों के अधिकारी शामिल हुए थे। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरऑल 27 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक का ओवरऑल मेन टॉपिक्स इसमें मैंने कवर अप किया। अब इसमें थोड़ा हम लोग देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस इसमें से कौन कौन पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था? तो 24-25 में अभी जो बढ़कर के हुआ है वो हुआ 824.9 बिलियन डॉलर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, भारतीय वायुसेना ने 2 मई 2025 को गंगा एक्सप्रेसवे पर पहली बार दिन रात लैंडिंग अभ्यास करेगी। इंडियन एयरफोर्स अभ्यास के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी कहाँ स्थित है? ये पट्टी स्थित है शाहजहांपुर में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 3 मई को मनाया जाता है। ये सब क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, मजदूर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। मई 2025 में राजस्व विभाग के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 में किसे मिला है? तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, 1 मई 2025 को इस ट्रायल के दौरान नमो भारत ट्रेन पहली बार किस सेक्शन से गुजरी है? तो वो गुजरी है मेरठ का भूमिगत सेक्शन से। ठीक है, मेरठ का भूमिगत सेक्शन से गुजरा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 30 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना में क्या शामिल करने के लिए एक बड़े फैसले की घोषणा की है? तो जाति जनगणना जो है उसमें शामिल करने का फैसला लिया है। नेक्स्ट हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनगणना एक संघ का विषय है? तो अनुच्छेद 246 के तहत है। ठीक है, नेक्स्ट है, 30 अप्रैल 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन के साथ आर्थिक साझेदारी समझौते की घोषणा की। इससे संयुक्त राज्य अमेरिका को यूक्रेन में क्या पहुंच मिलती है? तो ये मिलती है दुर्लभ पृथ्वी खनिज। क्या मिलती है? तो दुर्लभ पृथ्वी खनिज मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, 30 अप्रैल 2025 को चंडीगढ़ में द्वितीय भारतीय ओपन रिले प्रतियोगिता में पुरुषों की 4x100 मीटर रिले में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाली टीम में कौन कौन से धावक थे? तो हमारे तरफ से जो धावक थे वो थे गुरिंदर वीर सिंह, अनिमेश कुजूर, मणिकांता होबलीधर और अमलान बोरगोहेन थे। ठीक है, नेक्स्ट है 30 अप्रैल यानी कि 30 अप्रैल 2025 को उधमपुर स्थित उत्तरी सेना कमान के नए कमांडर इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो किसने पदभार संभाला है? तो लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा। उसके बाद क्वेश्चन हमारा आता है कि 2025 के आम चुनाव के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो कनाडा के जो प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं मार्क कार्नी। ठीक है, उसके बाद हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये सारे टॉपिक से रिलेटेड, वो है
एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो है एची और नागोया में। एची और नागोया कंट्री में ये जो खेल है वो आयोजित किया जाएगा और इसमें जो है लाइक क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा। ठीक है। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बी आर गवई को किया गया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई को। ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रीनिवास रामानुजन के बारे में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा 30 अप्रैल यानी कि अप्रैल 2025 में लॉन्च की गई नई पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो रामानुजन जर्नी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन, ये इसका नाम है। ठीक है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि नए खरीदे गए 26 राफेल लड़ाकू विमानों को कहाँ तैनात किया गया है? तो आईएनएस विक्रांत पे तैनात किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कि 28 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर विधानसभा में कौन सा महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया? तो वो पारित किया गया पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा करने वाला प्रस्ताव। ठीक है। नेक्स्ट हमारा अप्रैल 2025 में आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाला कौन बना है? तो है वैभव सूर्यवंशी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा श्रीजेश पीआर को अप्रैल 2025 में उनकी उपलब्धियों के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो किस खेल से किस क्षेत्र में उनको सम्मानित किया गया? तो हॉकी से रिलेटेड उनको जो है सम्मानित किया गया है। ठीक है। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है अप्रैल 2025 में एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप कहाँ 2025 जो है कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो है दिल्ली में। कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया है। उसके बाद का क्वेश्चन हमारा आता है कि विश्व बैंक की स्प्रिंग 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले 10 वर्षों में कितने लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है? तो 17.1 करोड़ यानी कि 17.1 करोड़ को। ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि आईएनएस सुनैना किस श्रेणी का जहाज है? जो आईएनएस जो सुनैना है वो किस श्रेणी का जहाज है? तो वो है सरयू श्रेणी का, जो कि नौसेना अपतटीय गश्ती पोत है ये। ठीक है। ये था हमारा इस सीरीज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, जो कि इस टॉपिक इसमें 27 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक का जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर अप किया है, जो कि एक नज़र में सरल भाषा में और एग्जाम फोकस्ड अंदाज में। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर अप किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ, और हमारे नॉलेज हब जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट में हमें बताएं कि कौन सा प्रश्न आपके लिए नया या सबसे महत्वपूर्ण था। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते के करंट अफेयर्स अपडेट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।